अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग कुछ धमाकेदार पॉइंट्स देखेंगे जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए समझते हैं। पहला नंबर पॉइंट है डीआरडीओ निर्मित भारत। डीआरडीओ निर्मित भारत ड्रोन क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। देखिए, रक्षा प्रणाली के तौर पर यानी डीआरडीओ यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ द्वारा अभी हाल ही में एक ड्रोन निर्मित किया गया है। ध्यान से देखिएगा, डीआरडीओ द्वारा एक ड्रोन निर्मित किया गया है। उस ड्रोन का नाम है भारत। इसका क्या काम है, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो याद रखिएगा डीआरडीओ के द्वारा किया गया है ना। ये ड्रोन जुलाई 2020 में डीआरडीओ के द्वारा निर्मित किया गया है, जो कि भारतीय सेना को उपलब्ध कराया गया है। यह ड्रोन पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, यूं कहें तो चीन सीमा पर अत्यधिक ऊंचाई वाले इलाकों तथा पर्वतीय क्षेत्रों में, है ना, यह ड्रोन सटीक निगरानी को सुनिश्चित कर पाएंगे। यह ड्रोन है भारत, यह ड्रोन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी यूं कहें तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता से सुसज्जित है। इसका क्या काम है, इसका काम है कि वह भारतीय जवानों और दुश्मन के सैनिकों कि दोनों में वह विभेद करने में पूर्णतः सक्षम है कि कौन भारत के सैनिक हैं और कौन दुश्मन के सैनिक हैं। इनका विभेद करने में यह ड्रोन बहुत ज्यादा सक्षम है। डीआरडीओ के द्वारा अभी हाल ही में निर्मित किया गया है। साथ ही साथ इतना ही नहीं, यह ड्रोन जो भारत है, यह ड्रोन रडार प्रणाली से भी दूर है। रडार भी इसे निर्धारण नहीं कर पाएगा कि यह ड्रोन कहाँ है। तो इसे अभी हाल ही में भारतीय सेनाओं को डीआरडीओ के द्वारा दिया गया है, जिसका निर्माण चंडीगढ़ में हुआ है डीआरडीओ द्वारा। समझ गए। तो यह ड्रोन जो भारत है, रक्षा प्रणाली के तौर पर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया। यह दुश्मन के सैनिकों और भारत के जो सैनिक हैं, दोनों के जवानों में यह फर्क करने में पूर्णतः सक्षम है। अब मैं बात करता हूँ डीआरडीओ का। तो जानते हैं डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है नहीं, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, जिसकी स्थापना 1958 में हुआ था। इसका हेड क्वार्टर पड़ता है न्यू दिल्ली में। कहाँ पड़ता है, न्यू दिल्ली में इसका हेड क्वार्टर पड़ता है, यानी डीआरडीओ का। यदि हम करंट में इसके चेयरमैन की बात करें, अध्यक्ष की बात करें, तो आपको पता होगा डॉक्टर सतीश है ना, रेड्डी इसके चेयरमैन हैं। साथ ही साथ डीआरडीओ की यदि मोटो की बात करें, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि डीआरडीओ का अभी मोटो क्या है, तो बलस्य मूलम विज्ञानम। याद रखिएगा कि इसका मोटो क्या है, बलस्य मूलम विज्ञानम। डीआरडीओ का मोटो है बलश मूलम विज्ञानम। इसका फुल फॉर्म है इसका रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हुआ। अभी हाल ही में यानी जुलाई 2020 की घटना है कि डीआरडीओ ने एक ड्रोन निर्मित किया है, जिसका नाम रखा है भारत, और भारतीय सेना को शामिल किया है। क्लियर है, जिससे कि भारतीय सेनाओं को यह रक्षा अनुसंधान के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कारगर सिद्ध होगा। और इस ड्रोन को भारत को लगाया गया है पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा, यूं कहें तो चीन सीमा पर अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तथा पर्वतीय क्षेत्रों में यह सटीक निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए इसे लगाया गया है। क्लियर है, चीजों को आपने समझा। अब मैं पॉइंट नंबर 2 की बात करता हूँ। पॉइंट नंबर 2, अभी आंध्र प्रदेश सुर्खियों में है। आंध्र प्रदेश ने 3 राजधानियां घोषित किया है और देश का पहला राज्य होगा जिसकी 3 राजधानियां होगी। देश का पहला राज्य होगा जिसके 3 राजधानियां होगी, ये बात याद रखिएगा। तो किसने, तो आंध्र प्रदेश ने यानी आंध्र प्रदेश की 3 राजधानी
यानी पहला राजधानी अमरावती, जो कि विधायी राजधानी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? अमरावती, है ना। इसे विधायी राजधानी, आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा भाई, ध्यान से देखिएगा। आंध्र प्रदेश की विधायी राजधानी किसे घोषित किया गया है? तो अमरावती को, याद रखिएगा। किसको? अमरावती को। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी, याद रखिएगा, विशाखापत्तनम को, विशाखापत्तनम को आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी, आंध्र प्रदेश की कार्यकारी राजधानी विशाखापत्तनम को घोषित किया गया है ना। साथ ही साथ न्यायिक राजधानी कुर्नूल को, न्यायिक राजधानी किसे घोषित किया गया है? कुर्नूल को। और आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी होगी, आंध्र प्रदेश की न्यायिक राजधानी होगी कौन? कुर्नूल। ये 3 राजधानियां आंध्र प्रदेश ने हाल ही में घोषणा किया है। क्लियर है? आंध्र प्रदेश अभी सुर्खियों में है। इन्होंने ही, यानी आंध्र प्रदेश राज्य सरकार की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की भी मंजूरी दे दी है। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। यानी कि विधान परिषद की हम यदि बात करें तो सबसे ज्यादा यूपी में है 99, पता होगा आपको। महाराष्ट्र में है 78, पूछता है एग्जाम में। बिहार और कर्नाटका में, है ना, बिहार और कर्नाटका में, है ना, जो है विधान परिषद की संख्या है 75। क्लियर है? उसके बाद होता है आपका आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में 50, तेलंगाना में, है ना, तेलंगाना में 40 पड़ जाता है और जम्मू कश्मीर में 36। अब यूं कहें तो यहाँ पर टेंशन क्या है कि आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार की कैबिनेट ने विधान परिषद को भंग करने की जो है मंजूरी दे दी है। विधान परिषद वहाँ समाप्त हो जाएगी, समाप्त करने की मंजूरी मिली है। और जम्मू कश्मीर की यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर 31 अक्टूबर 2019 को ये जो है यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश में विलीन हो गया है। यानी इस प्रकार विधान परिषद की संख्या यूपी 99, महाराष्ट्र 78, बिहार कर्नाटक 75, तेलंगाना 40, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा। क्लियर है? तो आपने समझा, आंध्र प्रदेश अभी सुर्खियों में है। आंध्र प्रदेश में ही एक योजना लॉन्च की गई है जिसका नाम है जगन्नाथ बस्ती दीवाना योजना। क्या कहा मैंने? जगन्नाथ बस्ती दीवाना योजना। दीवाना योजना अभी आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा ही लॉन्च किया गया है, जगन्नाथ बस्ती दीवाना योजना। तो याद रखिएगा। साथ ही साथ यहाँ की राज्य सरकार ने अभी ऑपरेशन मुस्कान शुरू किया है गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए। जो बच्चे हेरा जाते हैं, जो बच्चे गुमशुदा हो जाते हैं, उन्हें खोजने के लिए यहाँ की राज्य सरकार ने ऑपरेशन, क्या कहा? ऑपरेशन मुस्कान, है ना, ऑपरेशन मुस्कान आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ऑपरेशन मुस्कान गुमशुदा बच्चों को खोजने के लिए। तो याद रहेगा किसके द्वारा लॉन्च किया गया? आंध्र प्रदेश के द्वारा। अब मैं बात करता हूं तो भारत का पहला भाषाई आधार पर गठित राज्य था आंध्र प्रदेश, है ना। भाषाई आधार पर गठित जो है राज्य था आंध्र प्रदेश। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन था वह 1 नवंबर 1956 को हुआ था। आंध्र प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। साथ ही साथ आंध्र प्रदेश बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पर एक मंदिर है तिरुपति मंदिर। तिरुपति मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में पड़ता है। याद रखिएगा कौन सा मंदिर? तिरुपति मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में है। कौन जिले में है? चित्तूर जिले में है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुपति मंदिर है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कहाँ है? चित्तूर जिले में। साथ ही साथ आपने भूदान आंदोलन का नाम सुना होगा। भूदान आंदोलन जो कि विनोबा भावे के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था, ये भी कहाँ? आंध्र प्रदेश के तेलंगाना जिले से। याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश के तेलंगाना नामक स्थान से क्या किया गया था? विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। क्लियर है? क्या किया गया था? भूदान आंदोलन प्रारंभ किया गया था। साथ ही साथ यदि ये कहें आंध्र प्रदेश में कृष्णा हो गई, गोदावरी, तुंगभद्रा, ये सारी नदियां जो है आंध्र प्रदेश की नदियां हैं और वहां पर ये नदियां फ्लो होती है, बहती है। क्लियर है?
तो इस प्रकार आपने देखा कि आंध्र प्रदेश की सुर्खियों में आने का कारण इसकी 3 राजधानी, यानी विधायी राजधानी अमरावती, कार्यकारी राजधानी विशाखापट्टनम, न्यायिक राजधानी कुर्नूल होगी। क्लियर है? चीजों को अच्छी तरीका से आप समझते जा रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। चलिए समझते हैं पॉइंट नंबर जो है 3 नंबर पॉइंट। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है, अब इसे देखते हैं। एकदम अच्छे से समझ में आएगा, बस 1 बाय 1 करके आप इसे देखते चलेंगे, है ना। पूरा समझ में आ जाएगा, कहीं कुछ नहीं है, बिल्कुल इजी है। बस थोड़ी सी आपको करना क्या है कि इसको अच्छी तरीका से देखना है, ध्यान को कंसंट्रेशन लगाना है। कंसंट्रेशन करके जब आप देखेंगे तो फिर आपको इसे समझ में आ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 में एक बुक्स मैं ले रहा हूं आपसे। पॉइंट नंबर 3 देखिए, एक बुक्स है ना, जिसका नाम है क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन। ध्यान दीजिएगा, क्रॉनिकल्स, है ना, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन, है ना, क्रॉनिकल्स ऑफ चेंज चैंपियन एक बुक्स का नाम है। नहीं, इसका विमोचन अभी हाल ही में पब्लिश किया गया है स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। पता होगा स्मृति जुबिन ईरानी के पास अभी कौन सा मंत्रालय है, आप ही बताइए। तो केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, है ना, किसके पास है? स्मृति जुबिन ईरानी, है ना, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक अभी पब्लिश किया गया है ना। इसका जो है लेखक कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, इसका जो है मेनली है कि इसे जो है स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा इसे पब्लिश किया गया। और इस पुस्तक को जो केंद्रित किया गया है वह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के सफल नेतृत्व करने वालों पर केंद्रित किया गया है। बात समझे ना। इस पुस्तक को किस पर केंद्रित है यह पुस्तक? तो याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, है ना, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजनाओं पर जो है, योजनाओं को जो क्रियान्वित कर रहे थे लोग, उन लोगों पर जो है यह केंद्रित है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना तो आपको पता होगा कि ये किस पर जो है लॉन्च किया गया है। ये पुस्तक क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन इसी पर लॉन्च किया गया है। इसकी शुरुआत कब हुई है? तो याद रखिएगा 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत कब किया गया था? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजनाओं का शुरुआत कब किया गया था? 22 जनवरी 2015 को, है ना। कहाँ से किया गया था? तो याद रखिएगा पानीपत जो कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। पानीपत हरियाणा से इसे नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है प्रारंभ किया गया था। और इसी अभियान पर केंद्रित एक पुस्तक है क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन, जिसकी जो है हाल ही में पब्लिश किया गया है, हाल ही में लॉन्च किया गया है स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। क्लियर है? अब हम चलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, यानी इसकी शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2015 को। देखिए, यह एक ऐसा अभियान है जिसे 3 मंत्रालय की संयुक्त पहल कहा जाता है। ये जो है 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है, 3 मंत्रालयों की संयुक्त पहल है ना, संयुक्त पहल है ना। कौन कौन मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व है? सबसे पहले तो स्मृति जुबिन ईरानी वाला मंत्रालय, यानी यूथ है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, याद रहेगा, केंद्रीय, है ना, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, है ना। एक ये हो गया। एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, है ना, एक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, है ना। और एक एचआरडी मंत्रालय, यानी कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो गया कि यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? कहिएगा स्मृति जुबिन ईरानी के पास है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो कहिएगा डॉक्टर हर्षवर्धन के पास है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय किसके पास है? रमेश पोखरियाल के पास है। जिसे नई शिक्षा नीति 2020 जो आया है, इसमें इसका नाम चेंज करके शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है और यह मंत्रालय है रमेश पोखरियाल के पास। किसके पास? रमेश पोखरियाल के पास यह मंत्रालय है। क्लियर है? यानी एचआरडी मंत्रालय का नाम बदलकर अब एजुकेशन मंत्रालय कर दिया गया, शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। जब नया एजुकेशन पॉलिसी यानी कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई तो उसमें इसका नाम चेंज करके जो है बदल दिया गया। क्लियर है? चीजों को समझे। तो ये था आपका क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन, जिसका लॉन्च किया गया स्मृति जुबिन ईरानी के द्वारा। और स्मृति जुबिन ईरानी केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के मंत्री हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय डॉक्टर हर्षवर्धन, मानव संसाधन विकास मंत्रालय रमेश पोखरियाल। और ये इस तीनों मंत्रालय की संयुक्त पहल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से किया गया था। इसका संबंध डायरेक्ट है क्रॉनिकल ऑफ चेंज चैंपियन। क्लियर है? चीजों को समझे आपने अच्छी तरीका से। अब मैं बात करता हूँ एक और पुस्तक जिसके जो भी ये भी सुर्खियों में है, जैसे थिंक माइंड मैप पुस्तक। ये पुस्तक भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, याद रखिएगा। द थिंक माइंड मैप है ना। एक यह पुस्तक है द थिंक माइंड मैप। इसके लेखक हैं धर्मेंद्र राय। धर्मेंद्र राय एक ब्रेन ट्रेनर हैं। इसके लेखक हैं धर्मेंद्र राय, याद रखिएगा धर्मेंद्र राय है ना। धर्मेंद्र राय जो है ब्रेन ट्रेनर हैं और इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है द थिंक माइंड मैप। तो याद रखिएगा द थिंक माइंड मैप, याद रहेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट जो है पॉइंट पर, पॉइंट नंबर 4 पर। और पॉइंट नंबर 4 देखिए क्या है। पॉइंट नंबर 4 में लेके चलते हैं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। हथकरघा दिवस को आपको पता होगा कि नेशनल हैंडलूम डे को बोला जाता है, नेशनल हैंडलूम डे। अब हम समझते हैं कि नेशनल हैंडलूम डे यानी राष्ट्रीय हथकरघा दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, नहीं कब मनाया जाता है, कब मनाया गया, इन सब चीजों की चर्चा अब हम करेंगे। जैसे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। पॉइंट नंबर 4 डिस्कस कर रहे हैं। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी राष्ट्रीय हैंडलूम दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा है ना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस ध्यान से देखिएगा। प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। नहीं, प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को, जब भारत सरकार ने 29 जुलाई 2015 को स्वदेशी आंदोलन की याद में इसे प्रतिवर्ष 7 अगस्त को मनाने की घोषणा की थी। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा। ये 7 अगस्त 2020 को पूरे भारतवर्ष में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। क्लियर है? इसकी घोषणा मनाने की घोषणा की गई थी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा 29 जुलाई 2015 को इसकी घोषणा की गई थी। मनाने की घोषणा क्यों की गई थी भाई? तो स्वदेशी है ना, स्वदेशी आंदोलन के याद में, स्वदेशी आंदोलन की याद में इसे मनाने की घोषणा 2015 में की गई थी। तब से प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस यानी नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है। यदि मैं स्वदेशी आंदोलन की बात करूं तो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो आपको पता होगा स्वदेशी आंदोलन के याद में जब मनाया जा रहा है तो 7 अगस्त तो होगा ही। 1905 को कहाँ हुई थी? कोलकाता में, है ना। कोलकाता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी 7 अगस्त 1905 को। इसी के याद में 29 जुलाई 2015 से भारत सरकार के द्वारा घोषणा किया गया कि नेशनल हैंडलूम डे प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाएगा। क्लियर है? कब? 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाएगा। और इस वर्ष भी 7 अगस्त 2020 को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। क्लियर है? अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और आता है, जैसे विश्व स्तनपान दिवस है ना, विश्व स्तनपान दिवस। विश्व स्तनपान दिवस में स्तनपान सप्ताह कहिए तो ये जो है 1 से 7 है ना,
1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त को। इसमें क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो शिशु हैं, शिशुओं के स्वास्थ्य को सुधारने के साथ साथ उसको स्तनपान में बढ़ावा देना, है ना, उसको स्तनपान के लिए प्रोत्साहन देना ही इसका मेन मकसद है कि शिशुओं का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसका स्तनपान में बढ़ावा मिले। इस वजह से विश्व स्तनपान सप्ताह दिवस 1 से 7 जो है अगस्त तक मनाया जाता है। तो क्लियर है, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक, 1 से 7 अगस्त तक। तो याद रहेगा, क्लियर है। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 याद रखिएगा, भारत के 65वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, शतरंज ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बने हैं। क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा, भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर अभी हाल ही में कौन बने हैं। तो याद रखिएगा, रौनक साधवानी। कौन बने हैं, याद रखिएगा, रौनक साधवानी, है ना। रौनक साधवानी को अभी हाल ही में भारत के 65वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया गया है, रौनक साधवानी को। क्लियर है ना। 65वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बनाया गया है भारत के रौनक साधवानी को। यदि हम शतरंज की बात करें तो शतरंज की यदि बात करें तो शतरंज 7वीं सदी में कहाँ स्टार्ट हुआ था भाई, शुरुआत भारत में ही, 7वीं सदी में भारत में ही इसकी शुरुआत मानी जाती है। 7वीं सदी में शतरंज की यदि सर्वोच्च संस्था की बात करें तो FIDE, नहीं FIDE, यानी कि द फेडरेशन इंटरनेशनल डे एचेस। याद रखिएगा, द फेडरेशनल इंटरनेशनल डे एचेस इसका फुल फॉर्म हुआ, और इसी के निगरानी में शतरंज खेल आयोजित किया जाता है, यानी शतरंज का नियंत्रण FIDE के पास होता है। इसका यह सर्वोच्च संस्था होता है। क्लियर है, क्या होता है, सर्वोच्च संस्था होता है। साथ ही साथ शतरंज का जो बोर्ड होता है, शतरंज के बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं। याद रखिएगा, चेकर बोर्ड कहते हैं। उसमें 64 खाने होते हैं। क्लियर है, तो उसमें 64 खाने होते हैं। 2 प्लेयर जब खेलते हैं तो उसमें 16 को अलग कलर में और 16 को अलग कलर में, यानी 2-2 कलर में बांटा होता है, 16-16 को करके, नहीं। साथ ही साथ शतरंज जो है भारत में शुरुआत तो हुई थी, लेकिन किस देश का यह राष्ट्रीय खेल है तो भूलिएगा नहीं, रशिया का है। किसका है, रशिया का यह नेशनल गेम है शतरंज। साथ ही साथ फुटबॉल भी रशिया का नेशनल गेम में आता है, लेकिन शतरंज भी नेशनल गेम रूस का है, लेकिन शुरुआत हुई थी इसकी भारत में 7वीं सदी में। क्लियर है। अब इसकी कुछ शब्दावली की बात करता हूँ। शतरंज की शब्दावली क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए, चेकमेट हुआ, गैम्बिट हुआ, बिशप हुआ, देखिए बिशप हुआ, चेकमेट हुआ, है ना, चेकमेट, स्टेलमेट, गैम्बिट, है ना, बिशप, चेकमेट, स्टेलमेट, गैम्बिट, FIDE, नाइट, है ना, येलो रेटिंग, ये सभी FIDE, नाइट, है ना। साथ ही साथ येलो रेटिंग, है ना, येलो रेटिंग हो गया, ये सभी येलो रेटिंग। रैंक जो मिलता है, रैंक भी इसी का है, रैंक। साथ ही साथ कैसल, है ना, कैसल हो गया, चेकर हो गया, है ना, चेकर, कैसल, गैम्बिट, FIDE, नाइट, स्टेलमेट, है ना, पॉन, ग्रैंड मास्टर तो बता ही दिया, ग्रैंड मास्टर भी इसी का है ना, पॉन भी इसी का है ना। ग्रैंड मास्टर हो गया, FIDE, नाइट, गैम्बिट, स्टेलमेट, येलो रेटिंग, चेक, कैसल, है ना, बिशप, गैम्बिट, नहीं। साथ ही साथ पेसेज हुआ, कैसल हुआ, चेक हुआ, सब दिखाई दिए। ये सब शब्दावली किससे संबंधित है, तो शतरंज से संबंधित है। क्वेश्चन यहाँ पर बनेगा कि बताइए, पेसेज एक शब्दावली है, तो वह शब्दावली किसकी है, तो शतरंज की है। क्लियर है, हमेशा ध्यान दीजिए, ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बनेगा, और इसके सुर्खियों में आने का वजह क्या है कि भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर रौनक साधवानी जी बने हुए हैं। कौन, रौनक साधवानी। क्वेश्चन बनेगा कि ग्रैंड मास्टर शब्दावली किस खेल की है, कहिएगा शतरंज की है। क्लियर है, पॉइंट को समझे। नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूँ,
इसको अच्छी तरीका से समझे। भारत के 65वें ग्रैंड मास्टर, क्लियर है? ठीक है। चौथा नंबर भी समझ गए, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, स्तनपान सप्ताह दिवस समझ गए। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है कि प्रत्येक दिन क्लास को विजिट करना है और क्लास को समझते चलना है। जीके कैसे याद होगा ये आपको बिल्कुल तनिक भी चिंता नहीं करनी है, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। सिर्फ आप क्लास देखिए और क्लास देखने के उपरांत प्रत्येक दिन टेस्ट होता है, टेस्ट लगाइए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़े, मीना वाटिका ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर क्लिक करें और उस पर सीधा ज्वाइन करें, प्रत्येक दिन टेस्ट है। तो चलिए आज का क्लास हम यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे फिर कुछ नए धमाकेदार पॉइंट के साथ, कुछ नए क्लास में नए अंदाज और नए विश्वास के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय हिंद, जय भारत।